हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। इंड एएस 33 क्विक रिवीजन, लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर नंबर 19, राइट। सो लेक्चर नंबर 19 शुरू कर रहे हैं। क्विक चार्ट रिवीजन इंड एएस 33 अर्निंग्स पर शेयर। इस इंड एएस 33 के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि सर प्लीज़ इंड एएस 33 डाल दो। फाइनली आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट मैं इसको अपलोड कर लूँगा। इंड एएस 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं देखता जा रहा हूँ इसका रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है। इससे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट अब पूछने लगा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शेड्यूल दिखाना चाहूँगा अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। यस, तो अभी तक हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं। टॉपिक वाइज अगर आप देखेंगे तो इंड एएस 2 इन्वेंट्री लेक्चर नंबर 5 में आपको मिलेगा पार्ट 1 पार्ट 2, इंड एएस 12 लेक्चर नंबर 1, इंड एएस 16 लेक्चर नंबर 2, फिर लेक्चर नंबर 9। ऐसे करके मैंने टॉपिक के साइड में लेक्चर्स लिख लिए हैं। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको पूरा का पूरा स्क्रीन करके दे देता हूं। इफ यू वांट आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे पास ज्यादा क्विक रिवीजन नहीं बचा। एक इंड एएस 33 जो आज के सेशन में कर रहे हैं, उसके बाद इंड एएस 41 एग्रीकल्चर बहुत ही छोटा है, फिर इंड एएस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, और उसके बाद 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स बहुत बड़ा है। उसके लिए मुझे एक सेशन शायद ना लग के 2 सेशन करने पड़ेंगे। फिर इंड एएस 116 लीजेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए मुझे 2 सेशन तो मिनिमम लगेंगे, शायद तीसरा लगेगा, ठीक है ना। और कोशिश करूंगा कि जो 116 है वो मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूं, है ना। बच्चों की रिक्वायरमेंट है। बच्चे बल्कि 116 लीजेस को लेकर भी बोल रहे हैं कि सर क्विक रिवीजन जल्दी डाल दीजिए, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे जो 5 लेक्चर्स लीजेस के डाले हैं फुल फ्लेजेड, वो रेगुलर कोर्स के हैं। मेरा इंटेंशन यही था कि नया नया इंड एएस आया है 116, अगर मैं पूरी क्लासेस रेगुलर की डालता हूं तो बच्चों को बहुत हेल्प होगी। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुई है, बट कुछ बच्चों का कहना है कि सर बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर्स हैं, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए हमें उसका समरी चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 116 तो मैं समरी रिकॉर्ड करूंगा ही सही। इफ पॉसिबल तो मैं लाइव लेक्चर्स लूंगा उस 116 का क्विक चार्ट रिवीजन का। तो अब ज्यादा इंड एएस नहीं बचे हैं। अभी की क्लास में अपन करेंगे इंड एएस 33। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ इंड एएस 33 अर्निंग्स पर शेयर। इंटरमीडिएट में एएस 20 हुआ करता था। इसमें क्या क्या बातें आपको याद हो रही होंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में आ रही होंगी। जब भी अर्निंग्स पर शेयर की बातें हम करते हैं, इंड एएस 33 की बातें करते हैं, तो माइंड में क्या क्या आता है कि यार बेसिक अर्निंग पर शेयर होता है और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको मन में ध्यान आ रही होंगी। अब एक एक करके अपन रिवाइज करना शुरू करते हैं कि क्या क्या है इस पूरे इंड एएस में, क्या क्या चीज़ें हमने को डिस्कस करनी है पूरे के पूरे इंड एएस में। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस। बच्चों, ईपीएस का प्रेजेंटेशन, अच्छा ये जो इंड एएस है ये कैलकुलेशन बेस्ड और प्रेजेंटेशन बेस्ड इंड एएस है ना, और कैसे मेजर करते हैं मतलब। बट यहाँ ईपीएस की कोई एंट्री होती नहीं है, वो सब कोई जानता है, हर कोई जानता है कि ईपीएस को हम कोई एंट्री नहीं पास करते। ईपीएस को हमें मेजर करना पड़ता है, फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होल्डिंग कंपनी जब ईपीएस निकालेगी तो वो सिर्फ कंसोलिडेटेड ईपीएस निकालेगी, वो अपना इंडिविजुअल ईपीएस, इंडिविजुअल अर्निंग के बेसिस पर ईपीएस नहीं निकालेगी।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब वो अपना ईपीएस निकालेगी तो वो अपनी खुद की अर्निंग प्लस जो सब्सिडरी कंपनीज में की अर्निंग में उसका जो शेयर है वो मिला के जो ईपीएस निकलेगा, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड ईपीएस, सिर्फ वही प्रेजेंट किया जाएगा। जबकि अगर एक कंपनी जैसे होल्डिंग कंपनी है, अगर वो सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो वो सिर्फ अपना सेपरेट ईपीएस निकालेगी अपनी अर्निंग के बेसिस पर। सो बेसिकली अगर आप सीएफएस बना रहे हो तो अर्निंग पर शेयर भी आप कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर निकालोगे, अगर आप एसएफएस बना रहे हो तो आपका अर्निंग पर शेयर भी आपका सेपरेट अर्निंग पर शेयर निकलेगा। दूसरी बात, अर्निंग पर शेयर 3 प्रकार के डिस्क्लोज किए जाएंगे। पहला, ईपीएस फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, सेकंड ईपीएस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशंस जो करंट ईयर में एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हम इन ऑपरेशंस को आगे चल के डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। आपको इंड AS 105 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन याद होगा, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का भी सेपरेट ईपीएस दिखाएंगे और फिर टोटल कंटिन्यूइंग एज वेल एज डिसकंटिन्यूइंग टोटल बिजनेस का भी आपको ईपीएस दिखाना पड़ेगा। तो ईपीएस बेसिकली आपको 3 अलग अलग प्रेजेंट करने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, चाहे सीएफएस हो चाहे एसएफएस हो, ठीक है, कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूइंग एंड टोटल बिजनेस। दूसरी बात, फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईपीएस फॉर सीएफएस, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है सीएफएस। मैं सीएफएस की बात इसलिए कर रहा हूं कि एसएफएस इससे आसान है तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं एज अ होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, तो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल टोटल अर्निंग्स प्लस सब्सिडरी की टोटल अर्निंग में पेरेंट कंपनी का शेयर। तो क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नेट प्रॉफिट फ्रॉम एसएफएस ऑफ पेरेंट प्लस पेरेंट शेयर इन द नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में जो पेरेंट का शेयर है, मान लीजिए पेरेंट का इन्वेस्टमेंट 90%, तो सब्सिडरी के नेट प्रॉफिट और लॉस में, सब्सिडरी के अर्निंग्स में पेरेंट का कितना शेयर होगा वो लिया जाएगा सीएफएस निकालने के लिए। याद रखिएगा, सब्सिडरी की अर्निंग में जो एनसीआई का शेयर है वो नहीं लेते। अच्छा, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। किसके इक्विटी शेयर? ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी का इक्विटी शेयर, क्योंकि सीएफएस तो वही बना रही है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर एसएफएस के लिए हम क्या करेंगे, एसएफएस के लिए हम क्या करेंगे, तो एसएफएस के लिए हम सिर्फ पेरेंट कंपनी मतलब खुद की अर्निंग लेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो वैसे भी लेते हैं, ठीक है। तीसरा न्यूमरेटर क्या होता है ईपीएस के लिए? अभी हमने देखा नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर थोड़ा सा आपको अपना आईपीसीसी का बेसिक याद आ रहा हो तो आपको याद होगा ईबीआईटी हम करते थे, माइनस हम इंटरेस्ट करते थे, फिर बचता था ईबीटी, माइनस हम टैक्स करते थे और फिर आता था एफ, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता था, तो आता था अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा कुछ हम करते थे, उसी की मैं बात करने जा रहा हूं, बट थोड़ा सा डिटेल्ड बात करने वाला हूं। तो जो न्यूमरेटर हम लेते हैं विच इज कॉल्ड अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ता है, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करोगे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का नेचर क्यूमुलेटिव है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं, क्यूमुलेटिव मतलब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है। अगर लॉसेज होंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगले साल पे करना पड़ता है, पर पे करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव है तो कैसे केस में कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिडक्ट ऑलवेज। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के हैं, तो हम EAESH मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड लेस तभी करेंगे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया है नॉन क्यूमुलेटिव के केस में, तो डिडक्ट ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने आईपीसीसी सीए इंटर में नहीं पढ़ी थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपको याद होगा कई बार हमने देखा है कि प्रेफरेंस शेयर को हम जब रिडीम करते हैं, 100 रुपए का रिडीम कर रहे हैं 110 रुपए में,
तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। कई बार प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते वक्त, कन्वर्ट करते वक्त हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, विच इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है वो टेक्निकली हम P&L में चार्ज नहीं करते, वो हम रिजर्व्स में से डिडक्ट कर लेते हैं। वो डायरेक्टली हम इक्विटी में जाके, अदर इक्विटी में जाके रिजर्व्स में से डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो P&L में डिडक्ट करती है, कुछ कंपनी की पॉलिसी होती है वो डायरेक्ट रिजर्व्स में से डिडक्ट कर लेती है। इंड AS 33 कहता है वेदर और नॉट यू आर डिडक्टिंग योर प्रीमियम फ्रॉम P&L, EPS निकालने के लिए तो तुम्हें अर्निंग्स में से उस प्रीमियम को डिडक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब तुमने करंट ईयर में अगर मान लो कुछ प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया और तुम्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ा, उस प्रीमियम को तुमने करंट ईयर के P&L में नहीं ले गए। अब जब तुम नहीं ले गए तो तुम जो EPS के लिए न्यूमरेटर निकालोगे EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो माइनस किया ही नहीं हुआ है, जबकि उस प्रीमियम के कारण भी तो उनकी अर्निंग कम हुई ना। तुमने उसको कहीं और राइट ऑफ कर दिया होगा पर उसकी अर्निंग तो कम हुई, तो तुमने भले उसको कहीं पे भी राइट ऑफ कर दिया अकाउंटिंग पर्पस के लिए, उससे हमें मतलब नहीं है। इंडिया 33 कहता है EPS के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा न्यूमरेटर में से, डिडक्ट ऑलवेज इवन दो नॉट चार्ज टू P&L। अब यहां पर मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा हूं कि सर प्रीमियम को P&L में चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सीधी सादी बात है, टेक्निकली देखा जाए तो प्रीमियम को P&L से डिडक्ट करना चाहिए। बट अगर मान लो कोई कंपनी ने पॉलिसी अप्लाई की है और डिडक्ट नहीं किया है, उसको वो डायरेक्टली अदर इक्विटी में ले गई है, तो भी EPS के लिए आपको अर्निंग में से डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, स्पेशल केसेस, 4th नंबर पॉइंट, स्पेशल केसेस। इसका पहला ए, पार्टली पेड शेयर्स। कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनीज अपना EPS फाइंड आउट करती हैं, निकालती हैं EPS। अच्छा, अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस हिसाब से बात कर रहे हैं? बेसिक अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं। जब भी कंपनीज अपना EPS फाइंड आउट करती हैं, EPS फाइंड आउट करती हैं, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना पड़ता है। अब एक बात बताओ, मैं पहले बात करूंगा वेटेड एवरेज की, मैं बात करूंगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं? सीधी बात है, अगर मान लीजिए आपका पूरा साल है 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर आपका पूरा साल दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च, मान लीजिए यहां पर आपके पास ओपनिंग शेयर्स रखे थे 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स रखे थे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप इस 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे इंटू 12/12 आप पूरा का पूरा टाइम वेट लगाते हो, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने यहां पर 1 अगस्त को पब्लिक इशू किया, आपने नए शेयर इशू किए, पब्लिक इशू किया 50,000 शेयर्स का। तो बेसिकली जो ये 50,000 शेयर्स थे, ये तो अगस्त से लेकर आउटस्टैंडिंग है, तो अगस्त से लेकर मार्च तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब सिर्फ 8 महीने आउटस्टैंडिंग है। तो अब इसके ऊपर 8/12 वेटेड एवरेज करते हो। आई बात समझ में कि नहीं? अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये जो पब्लिक इशू है 50,000, इसमें 10,000 40,000 फुल्ली पेड है और 10,000 पार्टली पेड है। क्या 10,000 पार्टली पेड है, मतलब मैंने जो भी शेयर इशू किया था मुझे अभी पूरा पैसा नहीं मिला, और 40,000 पे मुझे पूरा पैसा मिल गया है। अभी तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं पूरे 50,000 का 8/12 ले लेता हूं, तो मैंने तो पार्टली पेड वालों को भी फुल्ली पेड के बराबर मान दिया, उनके लिए मैं EPS निकाल रहा हूं, ये गलत हो जाएगा। जब हमारा कोई शेयर पार्टली पेड नेचर का होता है, तो ऐसे केस में हमारे लिए EPS निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम सबसे पहले अर्निंग पर शेयर न करके अर्निंग पर रुपी निकालें। अब ये अर्निंग पर रुपी कैसे निकलेगा? न्यूमरेटर में तो आप क्या रखते हो, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम डिवाइड बाय करेंगे वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। मतलब हम अमाउंट फॉर्म में डिवाइड करेंगे, मतलब हम टोटल अर्निंग को डिवाइड करेंगे टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से। अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ शेयर से, अब हम डिवाइड करेंगे
पेड अप शेयर कैपिटल से, क्योंकि कितना पेड हुआ है, हमें अमाउंट कितना आया है। सीधी बात है, तू मुझे मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा, जितना पैसा लगाएगा मैं तेरे को उस हिसाब से अर्निंग दूंगा ना। अब मैंने तेरे से 1 लाख रुपए मांगा, तूने मुझे मेरी कंपनी में लगाया 80,000 रुपए, तूने बोला कि मैं 20,000 बाद में दूंगा, तो भाई साहब मैं तेरे को अर्निंग भी तेरे को तेरे 80,000 के हिसाब से तो दूंगा ना। सीधी बात है, मैं तेरे को इंटरेस्ट भी तो 80,000 पे दूंगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, द बेटर इज टू कैलकुलेट ईपीआर इन केस ऑफ पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स। ठीक है ना। अब पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या क्या चीजें आपको डिस्कस करनी है, ध्यान से देखिए। पार्टली पेड शेयर्स, कभी कभार क्या होता है, अगर शेयर पार्टली पेड होता है तो कंपनी डिसाइड करती है कि पार्टली पेड शेयर पर हम डिविडेंड नहीं देंगे। ये कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिख लेती है कि जब तक शेयर फुल्ली पेड नहीं हो जाएगा हम डिविडेंड देंगे ही नहीं। टेक्निकली पार्टली पेड शेयर पे भी डिविडेंड दिया जा सकता है अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हो। तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि पार्टली पेड शेयर जब तक फुल्ली पेड नहीं होता तब तक हम डिविडेंड देंगे नहीं। इसका मतलब पार्टली पेड शेयर को कोई अर्निंग मिलने वाली नहीं है। जब उसको अर्निंग ही नहीं मिलने वाली है तो यहां पर हमने लिखा इफ इट इज नॉट इंटाइटल फॉर डिविडेंड अंटिल दे बिकम फुल्ली पेड। अगर पार्टली पेड शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल ही नहीं है जब तक वो फुल्ली पेड नहीं हो जाता, इसका मतलब टेक्निकली वो आज इक्विटी शेयर है ही नहीं, वो एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। उसको हम बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में ना करके हम उसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में डालेंगे, ये सोचते हुए कि आगे चल के जब हम उससे रिमेनिंग कॉल रिसीव करेंगे तब वो फुल्ली पेड हो जाएगा, तब ये इक्विटी शेयर जैसा राइट इसको होने लगेंगे, इसको इक्विटी शेयर जैसे राइट होने लगेंगे, तो हम इसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में आगे चल के डालेंगे। एट प्रेजेंट ये इक्विटी शेयर होते हुए भी इसके पास इक्विटी शेयर के राइट्स नहीं है, क्योंकि इसके पास डिविडेंड राइट नहीं है। क्योंकि इसके पास डिविडेंड राइट नहीं है तो ये एक पोटेंशियल इक्विटी है, तो हम इसको बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में नहीं लेंगे, हम इसको किस में लेंगे, डीईपीएस में लेंगे। और अगर मान लो वो डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड है पार्टली पेड के ऊपर भी, तो ऐसे केस में हम उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में लेंगे। अब लेंगे तो कैसे लेंगे, आइए। इक्विटी शेयर्स हैविंग डिफरेंट फेस वैल्यू और डिफरेंट पेड अप वैल्यूज। एक शेयर है, कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। पहला, कंपनी ने 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करके रखे हैं ₹10 ईच फुल्ली पेड। दूसरा, कंपनी ने 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करके रखे हैं ₹10 ईच पार्टली पेड ऑफ 8। अब कुछ शेयर्स ₹10 फुल्ली पेड हैं, कुछ शेयर्स ₹8 पेड अप हैं। ऐसे केस में क्या करेंगे, कैलकुलेट अर्निंग पर रुपी। मैंने आपको बोला अर्निंग पर रुपी निकालना है। सिंपल है बच्चों, सीए फाइनल के स्टूडेंट से अपन अर्निंग पर रुपी निकालने के लिए न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर को चेंज करना है। डिनोमिनेटर में नंबर्स की जगह पे अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का वेटेड एवरेज करना है। कैसे करते हैं सर, सीधी बात है, जैसे मैंने मान लो इसको करना है तो 1 लाख इंटू 10 इंटू 12/12, कुल मिला के मैंने इंटू 10 कर दिया पेड अप वैल्यू। ठीक है, अब ये 10, अब इसको देखो 10 और 40 को देखो, इसको क्या करूंगा, 10,000 इंटू मान लीजिए ये 8 पेड अप है, इंटू 8/12 क्योंकि 8 महीने, और प्लस 40,000 इंटू 10 पेड अप है, इंटू 8/12। तो बेसिकली इन सबका जो भी सम आएगा दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग। तो वेटेड एवरेज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग करोगे तो ये आपका जो आएगा, ये आएगा अर्निंग पर रुपी। क्या आएगा, अर्निंग पर रुपी। तो सबसे पहले आपको अर्निंग पर रुपी निकालना है, वेटेड एवरेज अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग। इससे आपका जो अर्निंग पर रुपी आएगा, अब आपका क्या आया, अर्निंग पर रुपी, ₹1 पर कितने की अर्निंग है। अब आप उस ईपीआर को इंटू करोगे पार्टली पेड शेयर से, या जितना भी पेड अप वैल्यू है। ₹1 पर अगर ₹2 की अर्निंग है तो ₹10 पर कितनी अर्निंग होगी, ₹1 पर अगर 0.5 की अर्निंग है तो ₹8 पर कितनी होगी। तो आप ईपीआर को पेड अप वैल्यू से इंटू कर दोगे। तो सच ईपीआर शैल बी मल्टीप्लाइड टू द डिफरेंट पेड अप वैल्यूज और डिफरेंट फेस वैल्यूज टू गेट ईपीआर। अब ये सिचुएशन, ये ऐसा सॉल्यूशन तब किया जाता है, ऐसा इंपैक्ट तब कब आता है, आप ऐसी वर्किंग कब करते हो, जब आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स पर डिफरेंट फेस वैल्यूज या डिफरेंट पेड अप वैल्यूज। ठीक है, ये बी नंबर पॉइंट हो गया। सी नंबर पॉइंट पे आते हैं, बोनस शेयर्स, शेयर्स स्प्लिट, शेयर्स कंसोलिडेशन। सर ये क्या है,
अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने बोनस इशू किया है, अब आप जानते हैं, आपने इंटर में बोनस इशू पढ़ा था, बोनस इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर लेती है। टेक्निकली कंपनी कैश रिसीव नहीं करती, कंपनी के पास कोई कैश नहीं आता। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन में भी कंपनी के पास कोई कैश एक्सेसिव जनरेट नहीं होता, सिर्फ अपनी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स नंबर्स में चेंज कर देती है। स्प्लिट में क्या होता है, बड़े शेयर को छोटे छोटे शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, टोटल अमाउंट वही होता है। कंसोलिडेशन में छोटे शेयर्स को बड़े शेयर में, एक शेयर में कन्वर्ट कर लेना, अमाउंट वही होता है। बोनस के केस में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं ऑल दो, बट अमाउंट नहीं बढ़ता, कैश नहीं बढ़ता, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को यूटिलाइज किया जाता है। अब ऐसे केस में इंड AS 33 बोलता है कि आप इन तीनों के केस में जो भी नंबर ऑफ शेयर्स, आप स्प्लिट और कंसोलिडेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं हो रहे। बोनस के केस में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं ना, आप उसके ऊपर वेटेड एवरेज कब से करोगे, आप टाइम वेट कब से लोगे, कौन सी डेट से लोगे? तो इंड AS 33 बोलता है टाइम वेट शैल बी टेकन फ्रॉम अर्लीएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। सर ये क्या है अर्लीएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड? पहले तो ये वर्ड याद रख लेना, अर्लीएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। अर्लीएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड का मतलब होता है कि जब आप करंट ईयर में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आप करंट ईयर प्रेजेंट करोगे, पर करंट ईयर के साथ आप प्रीवियस ईयर भी तो प्रेजेंट करते हो ना। हमारे इंडिया में हम सिर्फ करंट ईयर के साथ एक ही साल पिछला वाला कंपैरेटिव प्रेजेंट करते हैं। इंड AS ने कह दिया कि अगर मान लीजिए आप करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस प्रीवियस ईयर के ओपनिंग से टाइम वेट लोगे। कहने का मतलब कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करूं तो इंड AS 33 कहता है कि जो बोनस आपने दिया है वो आपने एग्जिस्टिंग रिजर्व से दिया है, वो जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स आपके पास रखे हुए हैं वो तो आपके करंट ईयर, क्या वो तो आपके शुरू से रखे हुए पुराने रिजर्व्स हैं। बोनस जब भी देते हैं तो वो रिजर्व्स में से देते हैं, तो ये माना जाएगा कि बोनस जो रिजर्व से दिया गया है वो रिजर्व्स आपका, क्योंकि इक्विटी का पार्ट था, अब वो रिजर्व बदल के कैपिटल हो गया, पर वो कैपिटल तो अभी हुआ है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट वो रिजर्व्स के रूप में तो शुरू से था ना, तो टाइम वेट भी आपको शुरू से लेना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये बात कि बोनस के केस में आपको पिछले साल का भी ईपीएस वापस से निकालना पड़ता है, ये सोचकर कि जो करंट ईयर में मैंने बोनस इशू किया, अगर वही बोनस मैं पिछले साल इशू करता तो मुझे क्या इंपैक्ट मेरा पिछले साल का आता। तो बोनस के केस में, स्प्लिट के केस में, कंसोलिडेशन के केस में आपको लास्ट ईयर का ईपीएस भी एडजस्टेड ईपीएस निकालना पड़ता है। अब यहां पर लास्ट ईयर वर्ड नहीं लिखा, यहां लिखा है अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं करंट ईयर के साथ पिछले दो साल के कंपैरेटिव दूंगा, तो ऐसे केस में अगर मैं 2 साल के कंपैरेटिव दूंगा तो करंट ईयर तो बोनस इशू किया, उसका प्रीवियस ईयर, उससे भी उसका प्रीवियस ईयर से मैं मानूंगा कि मैं बोनस का इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा मुझे ईपीएस में। ठीक है, पर ऐसा जनरली होता नहीं है, हम सिर्फ पिछला कंपैरेटिव देते हैं। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज डेट शेल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। जो आपने पीरियड प्रेजेंट किया है अर्लियर वाला, कौन सा, सिर्फ लास्ट ईयर, उसके बिगिनिंग से आप टाइम वेट लोगे। ऐसा बोलने का रीजन मतलब कि आप लास्ट ईयर में भी ईपीएस को फिर से निकालोगे, एडजस्ट करोगे। इन करंट ईयर टाइम वेट 12/12, इन प्रीवियस ईयर रीस्टेटेड ईपीएस बाय टेकिंग इफेक्ट ऑफ बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन। कुल मिला के इन तीनों का इफेक्ट आपको लास्ट ईयर में भी लेना पड़ेगा। आई होप आपने इसके क्वेश्चंस किए हों। फिर इक्विटी शेयर्स इशूड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब एक्विजिशंस। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में बताया भी है। तो ऐसे केस में जब वो कंपनी जो एक्वायर कर रही है वो जब पीसी पे कर रही है, नए शेयर इशू कर रही है, तो जो नए शेयर हम दे रहे हैं उनका हम टाइम वेट कब से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। उनका टाइम वेट हम कब से लेंगे, टाइम वेट शैल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जो नए कंपनी, जो एक्वायरर कंपनी ने शेयर इशू किया, उनका आप टाइम वेट लोगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन से ही हमें कंट्रोल प्राप्त हुआ और उसी दिन के बाद की अर्निंग सामने वाली कंपनी की हमारे साथ मर्ज हो रही है। रीजन, सिंस अर्निंग्स ऑफ आर कंबाइंड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ओनली। कंपल्सरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये इंपॉर्टेंट है।
बच्चों कंपलसरी कन्वर्टेबल मतलब मैंडेटरीली कन्वर्टेबल। मान लीजिए मैंने कुछ डिबेंचर्स इशू किए, मैंने कुछ प्रेफरेंशियर्स इशू किए, पहले दिन ही इशू डेट पे ही मैंने बोल दिया कि दीज आर कंपलसरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी आफ्टर 5 इयर्स, मतलब ये 5 साल बाद ये इक्विटी में बनेंगे ही बनेंगे, ये आफ्टर 5 इयर्स इक्विटी का पार्ट होंगे। अब जब मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं ये आफ्टर 5 इयर्स इक्विटी का पार्ट बोलेंगे, इसका मतलब ये तो आपका एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये तो आपकी लायबिलिटी है ही नहीं, ये तो आपका इक्विटी का पार्ट है। एंड हेंस इफ इट एज पर इंडिया 109 इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, तो कंपलसरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के भी जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज होती है वो भी आपके बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में आएंगी। ऑल्दो उनके ऊपर आपने अगर करंट ईयर में कुछ इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट तो आपका अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से डिडक्ट होगा। To be considered while calculating basic earning per share from the date of such issue of securities. However, interest dividend paid on such securities shall be deducted for net profit calculation, मतलब ESH calculation. Always assume that convertible instruments, हाँ, अब सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी कन्वर्टेबल है कि कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है? जब तक आपको कुछ ना बोला जाए तब तक आप हमेशा मानना कि वो इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज अज्यूम दैट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी और कंपलसरी कन्वर्टेबल, इस क्वेश्चन इज साइलेंट। चलिए तो ये पोर्शन भी हो गया। नेक्स्ट इज राइट इशू। फिफ्थ नंबर पॉइंट, ईपीएस इन केस ऑफ राइट इशू। ये पॉइंट आपका सीए इंटर में भी था, राइट इशू कैसे निकालते हैं। अगर कंपनी करंट ईयर में कुछ राइट इशू देती है, राइट इशू देती है, जैसे रिलायंस ने अभी रिसेंटली राइट इशू अनाउंस किया था, आरआईएल ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो कंपनी अगर करंट ईयर में राइट इशू प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है? राइट इशू प्रोवाइड कर रही है कंपनी करंट ईयर में, तो ऐसे केस में आप जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने बोनस की बात की थी। बोनस में क्या होता है? बोनस में कंपनी के पास एडिशनल कंसिडरेशन नहीं आता। बोनस में सिर्फ कंपनी अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को कैपिटलाइज करती है, कंपनी के पास कोई एडिशनल कंसिडरेशन नहीं आ रहा, कंपनी के पास पैसा नहीं है। सीधी बात है, कंपनी पब्लिक इशू क्यों करती है? कंपनी पब्लिक से पैसा क्यों मंगवाती है? मतलब कंपनी इशू क्यों करती है शेयर्स? ताकि कंपनी के पास फंड्स आए, कंपनी उन फंड्स को कंपनी में लगाए और कंपनी आगे बढ़े, ग्रो करे, कमाए और वो कमाई आपको प्रोवाइड करे। तो जब कंपनी बोनस इशू कर रही है तो ऐसा कोई फंड्स ही नहीं आए तो वो कंपनी में लगाएगी नहीं तो अर्निंग एक्स्ट्रा होगी नहीं। तो जब अर्निंग ही नहीं हो रही, मतलब न्यूमरेटर ही इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो हम डिनोमिनेटर में टाइम वेट क्यों ले? हम तो मान के चलेंगे वो तो शुरू से ही आपके शेयर का पार्ट था। जब आप बोनस इक्विटी शेयर दे रहे हो रिजर्व्स में से, तो रिजर्व्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही थे, अब वो शेयर कैपिटल बन गया, मतलब वो तो शुरू से आपके इक्विटी का पार्ट था, इसीलिए हम टाइम वेट 12/12 लेते हैं। पर राइट इशू के केस में आपको नहीं लगता कि राइट इशू बेसिकली पब्लिक इशू और बोनस इशू का एक हाइब्रिड फॉर्म है? मतलब राइट इशू में हम कंसिडरेशन लेते तो हैं जस्ट लाइक पब्लिक इशू, बट फेयर कंसिडरेशन नहीं लेते। हम राइट इशू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं, जिसमें हम उनको डिस्काउंट देते हैं और हम कुछ कंसेशनल रेट पे इशू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बोनस का भी फैक्टर होता है। इसीलिए राइट इशू की वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म याद करना है, राइट फैक्टर। हमें राइट फैक्टर निकालना जरूरी है, राइट फैक्टर निकालना हमें जरूरी है। अब ये राइट फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले राइट इशू के केसेस में आपके पास एक्स राइट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया होगा क्वेश्चन में, सॉरी एक्स राइट नहीं, कम राइट प्राइस दिया होगा। एक्स राइट प्राइस दिया होगा तो अच्छी बात है, फिर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आपको क्वेश्चन में कम राइट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया होगा कि द मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू इज सो एंड सो, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए, वॉट एवर। तो आपको कम राइट प्राइस दिया होगा, आपको एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस? कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर, कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू कम राइट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जो भी आपके राइट इशू से पहले नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे बिफोर राइट इशू, प्लस राइट इशू प्रोसीड। राइट इशू में आपको कितना पैसा आया? सीधी बात है, आपके पास राइट इशू करने से पहले 4 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग थे, उनका कम राइट प्राइस, कम राइट वैल्यू कितना है, प्लस आपने राइट इशू मान लीजिए 1 लाख शेयर्स का किया 20 रुपए पे, तो आपको टोटल कितना आया? कुल मिला के फंड्स कितने हो गए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू।
ये करोगे तो आपको एक्स राइट प्राइस मिल जाएगा। एक्स राइट प्राइस मिल गया, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 आपका बोल रहा है आपको राइट फैक्टर निकालना है। राइट फैक्टर निकालने के लिए कम राइट प्राइस डिवाइड बाय एक्स राइट प्राइस, कम डिवाइड बाय एक्स, ये आपको निकालना पड़ेगा राइट फैक्टर। अब जो ये राइट फैक्टर आपका निकला है, ये जो आपका राइट फैक्टर निकला है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ईपीएस, बेसिक ईपीएस की वर्किंग में। किसके साथ? न्यूमरेटर में तो आपने रख दिया नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स प्री राइट। प्री राइट मतलब राइट इशू से पहले जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे, मान लीजिए 1 अप्रैल 31 मार्च, यहां पे आपने राइट इशू किया, यहां पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है मान लीजिए 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स का। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर जो दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स प्री राइट मतलब 5 लाख, इसको इंटू करना है राइट फैक्टर से, मतलब कम डिवाइड बाय एक्स, इंटू टाइम वेट, इंटू टाइम वेट। अब टाइम वेट कैसे लेना है आपको? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 4 5 6 7, यहां से लेकर यहां तक ये शेयर सिर्फ 5 लाख थे। तो इंटू टाइम वेट मतलब 7/12 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट राइट, ये है प्री राइट, ये पोस्ट राइट। मान लीजिए राइट इशू आपने किया 1 लाख शेयर्स का, अब 5 + 1 कितना हो गया? 6 लाख। तो आप बोलोगे 6 लाख इंटू 5/12। शुरुआत के 7 मंथ्स में शेयर्स 5 लाख थे, इसीलिए 7 का, और बाद के 5 महीने में शेयर्स 6 लाख हो गए। सर ये राइट फैक्टर सिर्फ 5 लाख में क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? उसका रीजन ये है कि राइट इशू होने से पहले शेयर कम प्राइस का कम राइट प्राइस पे चल रहा था, पर जैसे ही राइट इशू अनाउंस हो गया उसके बाद शेयर की वैल्यू गिर के मार्केट प्राइस उसकी क्या हो गई? एक्स राइट प्राइस हो गई। तो टेक्निकली एक्स राइट प्राइस ही सबसे सही प्राइस होती है। पर हुआ क्या कि राइट इशू जब हमने अनाउंस किया तो हमारे जो ये वाले शेयर थे, मतलब इस पीरियड में, इन 7 मंथ्स के पीरियड में शेयर ओवर वैल्यूड दिख रहा था। टेक्निकली आप जब कम राइट प्राइस करते हो, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका कम राइट था 50 और एक्स राइट था 40, जब आप एक्चुअली आपका जो शेयर था वो 40 रुपीज का होना चाहिए, बट 50 के हिसाब से दिख रहा था, तो 40 होना चाहिए जबकि वो है 50। तो अगर वो 40 होता तो उसके हिसाब से उसकी क्या औकात होती, हम उस हिसाब से उसको राइट वेक्टर को इनटू करते हैं। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है? जैसे आपने बोनस के केस में प्रीवियस ईयर का ईपीएस एडजस्टेड ईपीएस निकाला था, वैसे ही आपको राइट इशू के केस में भी एडजस्टेड निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें बोनस का फैक्टर होता है। कैसे निकालते हो? लास्ट ईयर की अर्निंग डिवाइड बाय लास्ट ईयर को जो नंबर ऑफ शेयर्स थे उसमें आपको राइट फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? कुछ नहीं है बेटा, राइट फैक्टर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? राइट फैक्टर मल्टीप्लाई सिर्फ उन शेयर्स के साथ होगा जो शेयर्स राइट इशू से पहले आउटस्टैंडिंग थे। राइट इशू के बाद जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे वो तो ऑलरेडी एक्स राइट प्राइस पे हैं। राइट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा राइट इशू से पहले के जो शेयर्स थे उनके ऊपर, ताकि हम उनको एक्स राइट प्राइस पे लेके आ सकें। अब वो करंट ईयर में जितने शेयर्स थे राइट इशू से पहले, और प्रीवियस पीरियड में तो राइट इशू था ही नहीं, तो उनके ऊपर भी राइट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन प्रीवियस ईयर इनटू राइट फैक्टर। सो दिस वाज योर ईपीएस। बेसिक ईपीएस का मैंने पूरा आपको बता दिया, इसमें राइट इशू वगैरह बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। मैं इसी लेक्चर में अभी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर लूंगा। आई एम टेकिंग अ 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक। इसी लेक्चर में मैं ब्रेक ले रहा हूं, बट ये लेक्चर कंटिन्यू चलेगा, ये लेक्चर कंटिन्यू चलेगा। इफ यू वांट, आप अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पूरा का पूरा कर देता हूं, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं।
Okay, so now diluted earning per share. Diluted earning per share. बच्चों डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कब निकालते हैं? जब हमारे कंपनी में कुछ एंटिटी के पास कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं. क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जब आउटस्टैंडिंग है. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स अगर आउटस्टैंडिंग है. सर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स की तरह नहीं होते. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब वो सिक्योरिटीज जो फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब 1 महीने बाद भी या 10 साल बाद भी, जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का दम रखती हैं, में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल है उसमें. जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अब कन्वर्टेबल डिबेंचर नाम से ही समझ में आ रहा है कि आगे चल के शायद ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए. मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर वो कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं होगा, ऑप्शनली कन्वर्टेबल होगा तो. जैसे ईसॉप मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट्स, कि हमने अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन दिया, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन दिया, फ्यूचर में वो इक्विटी, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बन जाएंगे. अभी फिलहाल वो एसबीपी रिजर्व में दिख रहा है. ईसो आउटस्टैंडिंग ओल्ड सिलेबस में दिखाते हैं, न्यू सिलेबस में अपन दिखाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, मतलब वो इक्विटी में दिख रहा है. आगे चल के वो इक्विटी शेयर बन जाएगा. शेयर वारंट्स, जहां कंपनी ने पैसे तो ले लिए और वारंट इशू दे दिया, वारंट इशू कर दिया और वो वारंट आगे चल के इक्विटी शेयर बन जाएगा. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी वो हमने पैसा ले लिया पर आगे चल के इक्विटी शेयर बन जाएगा. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स नॉट एंटाइटल फॉर डिविडेंड. अभी मैंने ऊपर बताया कि वो डिविडेंड के लिए अगर एलिजिबल नहीं है तो वो एज ए ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर के उनके पास राइट नहीं है. राइट्स उनके पास तभी आएंगे जब वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे. और लास्ट, कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स. कॉन्टिंजेंटली इशूएबल शेयर्स मतलब आगे चल के मैं तुझे शेयर इशू करूंगा अगर कोई कंटिंजेंस, अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो गई तो. अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं शेयर इशू करूंगा, मतलब वो भी शेयर, ये भी कंडीशन है एक, ये कंडीशन आगे चल के इक्विटी शेयर का रूप ले सकती है. तो इन सब को बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. अगर कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग हैं या कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हुए या ऐसे कोई शेयर वारंट इशू हुए, व्हाटएवर, तो कंपनी एक और ईपीएस निकालेगी. एक तो वो बेसिक ईपीएस निकाल चुकी है. बेसिक ईपीएस हमें बताता है कि करंट ईयर की अर्निंग के बेसिस पर, एक्चुअल अर्निंग के बेसिस पर शेयर पर कितनी अर्निंग बनती है. डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमें बताता है कि करंट ईयर की ही अर्निंग अगर आगे चल के रही, अगर यही करंट ईयर की अर्निंग रही और आगे चल के अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो ये बेसिक ईपीएस गिर भी सकता है, ये बेसिक ईपीएस रिड्यूस भी हो सकता है. तो डीईपीएस निकालने का रीजन ये होता है कि शेयर होल्डर्स को हम ये भी बता दें कि भाई अगर यही करंट अर्निंग कमाने की कैपेसिटी रही, नंबर ऑफ शेयर तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, तो उस केस में आगे चल के अर्निंग गिर सकती है अगर करंट अर्निंग के बेसिस पर ईपीएस निकाले तो. अब ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल वे में लूंगा आपके साथ. मान लीजिए मेरे पास 2 टाइप के पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं. एक है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और तीसरा है मान लो शेयर वारंट्स. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है मान लीजिए 1 लाख नंबर, ये मान लीजिए हैं 50,000 नंबर, ये मान लीजिए हैं 10,000 नंबर्स. इनका परसेंटेज है 12%, इनका परसेंटेज है 15%. मान लीजिए एक टैक्स का रेट दिया हुआ है 25%. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को
हम डी ईपीएस में कैसे कंसीडर करते हैं? सिंपली बात है, जैसे बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला था न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हमें चाहिए अर्निंग्स, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमें चाहिए वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हमें डिनोमिनेटर में दो चीजें चाहिए, वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, प्लस वेटेड एवरेज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। मान लीजिए ये 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मान लीजिए दीज आर इशूड इन 1 जुलाई current year and these are issued in 1 January current year। हमें अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का भी वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। यहां इंपॉर्टेंट है डिनोमिनेटर पोर्शन समझना। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स फर्स्ट। तो मैंने बता दिया कि भैया मेरे पास ये सब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं। कहां गया रे? 1 2 3। उसके बाद कह रहा है स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 कैलकुलेट इंक्रीमेंटल ईपीएस मतलब आईईपीएस फॉर एवरी सिंगल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड अरेंज आईईपीएस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं पहले सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को देखिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को देखिए। मान लीजिए अगर ये इनका कन्वर्जन रेशियो मैं आपको बता दूं 2:1। 2:1 मतलब आज अगर एक शेयर है तो आगे चल के 2 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं इसका आईईपीएस निकालूंगा, इंक्रीमेंटल ईपीएस। मतलब सिर्फ इसको कंसिडर करके अगर मैं ईपीएस निकालूं तो प्रेजेंटली ये 1 लाख शेयर्स अगर 10 रुपए के हैं तो 12% की अर्निंग दे रहे हैं। तो 1 लाख इंटू 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000। आगे चल के ये कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे? 1 लाख प्रेफरेंस है, 2 लाख शेयर हो जाएंगे। इंटू टाइम वेट, ये तो बिगिनिंग से लेकर आउटस्टैंडिंग है, तो ये पूरे साल भर पोटेंशियल थे, तो इंटू 12/12 ये पोटेंशियल पूरे साल भर थे। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ये कितना आया? 0.6। इस 0.6 को बोलेंगे आईईपीएस फॉर प्रेफरेंस शेयर ओनली। अब मैं वैसे ही डिबेंचर का भी आईईपीएस निकालूं। मान लीजिए कन्वर्जन रेशियो है 3:2 और ये है मान लीजिए 100 रुपए का, ये भी मान लीजिए 10 रुपए का ही है। चलो, तो अगर मैं इसका आईईपीएस निकालूं तो 50,000 शेयर इंटू 10 इंटू 15%, कितना इंटरेस्ट? 75,000 इंटरेस्ट। जब ये कन्वर्ट होंगे तो 75,000 का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। पर 75,000 का इंटरेस्ट सेव होगा तो उस पर टैक्स भी तो लगेगा। तो 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 0.25। तो सेविंग नेट ऑफ टैक्स कितनी होगी? सर आपने ये ऊपर डिविडेंड में क्यों नहीं किया? क्योंकि डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, जबकि इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। जब तक हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये डिबेंचर है, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमें डिडक्शन मिल रहा है। आगे चल के ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा तो 25% का टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमें नेट टैक्स की सेविंग होगी। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 50 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 75,000 शेयर्स हो जाएंगे। ये आपने करंट ईयर में इनको इशू किया था 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून में तो ये कुछ भी नहीं था। जुलाई से ये आउटस्टैंडिंग होना शुरू हुए एज अ पोटेंशियल। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने ये पोटेंशियल रहे इंटू 9/12। तो 75 माइनस 25%, 56, 250, तो 75 इंटू 9/12, हाँ तो ये आ रहा है इज इक्वल टू 1। इंक्रीमेंटल ईपीएस ये आ रहा है 1। शेयर वारंट का इंक्रीमेंटल ईपीएस कैसे होता है? शेयर वारंट पे न्यूमरेटर जो होता है वो 0 होता है। शेयर वारंट पे कोई अर्निंग वर्निंग होती नहीं है, कोई डिविडेंड वगैरह होता नहीं है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने? 10,000 इंटू 1 बाय, अच्छा ये जनवरी में इशू हुआ तो 3/12, तो 0 डिवाइड बाय 2500 मतलब
0। आप समझ रहे हो, मैंने प्रेफरेंस शेयर का इंक्रीमेंटल निकाला, मैंने डिबेंचर का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाला, और मैंने शेयर वारंट का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाला। थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ऐसे। मैंने तीनों का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाला। अब मुझे इसको किस फॉर्म में अरेंज करना है? अरेंज IEPS इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन सा है? 0। शेयर वारंट 0, फिर प्रेफरेंस शेयर्स 0.6, फिर डिबेंचर्स 1। तो मैं इसको रैंक दे दूंगा, दिस इज रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के हिसाब से निकालने के लिए हमें रैंकिंग करनी है। हमें यह देखना है कि कौन सा पोटेंशियल इक्विटी शेयर ज्यादा डाइल्यूटिव नेचर का है, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की अर्निंग को। तो सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव है रैंक 1 वाला, क्योंकि आगे चल के ये अर्निंग मतलब आगे चल के ये नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देगा बट न्यूमरेटर नहीं बढ़ाएगा। ये आगे चल के नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ाएगा, न्यूमरेटर भी बढ़ाएगा, पर शेयर ज्यादा बढ़ाएगा। और ये आगे चल के जितने न्यूमरेटर बढ़ाएगा उतने शेयर बढ़ाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो ये बेसिकली हमने रैंकिंग कर दी, कौन कितना डाइल्यूशन है, कौन कितना ज्यादा डाइल्यूटिव है, टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 3, अप्लाई टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन। टेस्ट ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑन द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कैसे करोगे? आपने जो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला था वो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस। आपने जब बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला था तो आप यहां पर लिखोगे बेसिक अर्निंग पर शेयर BEPS फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो आपने न्यूमरेटर में मान लीजिए आपके 15 लाख रुपए होने चाहिए थे और डिनोमिनेटर में मान लीजिए 5 लाख होने चाहिए थे। तो आपका जो बेसिक ईपीएस है वो 3 रुपीज आ रहा है। अब आप क्या करोगे? टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग रैंक 1 किसकी है? रैंक 1 है आपकी शेयर वारंट की। तो आप बोलोगे भाई साहब अगर मैं शेयर वारंट को जोड़ देता हूं, यहां पे कलर चेंज कर देते हैं, बाहर भारी तूफान टाइप की फीलिंग आ रही है, भारी वर्षा होने वाली है ऐसा लग रहा है, लेकिन लाइट भी बंद होने वाली है। शेयर वारंट न्यूमरेटर में तो 0 का इंपैक्ट हुआ जब हमने इंक्रीमेंटल निकाला था, याद करो, और डिनोमिनेटर में इसका इंपैक्ट हुआ था 2500 का। देखते हैं हमारा ईपीएस कितने से गिरता है 5,25,000। हमारा ईपीएस हो गया 2.985। देखो पहले 3 था, अब 2.98 हो गया, मतलब हमारा ईपीएस डाइल्यूट हो गया, नीचे चला गया, रिड्यूस हो गया। इसी को बोलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। फिर हम यहां पर लेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या लेंगे? इसकी अर्निंग हमने कितनी दी थी? 1.20 और डिनोमिनेटर लिया था 2 लाख। 1.20 और 2 लाख, ये हो जाएगा 16,20,000। पर डिनोमिनेटर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, 7,02,500। तो ये हो गया 2.306। ये देखो और गिर गया और डाइल्यूट हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लेंगे डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालने के लिए हमने 75 माइनस 25% मतलब 56,250, 56,250 और डिनोमिनेटर भी सेम था 56,250 नंबर्स। 1676,250।
758 750 2.209 फिर से कर देता हूँ 1676 250 डिवाइडेड बाय 758 750 2.209 ईपीएस और गिर गया, तो कुल मिला के हमारा जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है वो होगा 2.209। मान लीजिए अगर यहां पर 2.209 की जगह 2.456 हो जाता तो 2.306 से वापस से वो बढ़ गया, तो इसको हम बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव। और एंटी डाइल्यूटिव को डिस्क्लोज ना करके हम सिर्फ ये वाला डिस्क्लोज करते हैं, मतलब जो हमारा डिबेंचर है वो डिबेंचर टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन पास नहीं कर पाया, मतलब डिबेंचर जो है वो हमारे बेसिक अर्निंग पर शेयर को बल्कि गिरा नहीं रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है, वो एंटी डाइल्यूटिव है। इंडेस कहता है एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को डीईपीएस की वर्किंग में कंसीडर नहीं करते। तो ये इस तरीके से वर्किंग करनी पड़ती है। तो बोल रहा है इफ ईपीएस डिक्लाइंस फ्रॉम द प्रीसीडिंग कैलकुलेशन देन इट इज कॉल्ड डीईपीएस, if EPS increase from the preceding calculation that is it is anti dilutive। एक और बात इंपॉर्टेंट, DEPS अंडर कॉल ऑप्शन इशूड। कभी कभार कंपनीज कॉल ऑप्शंस इशू कर लेती है। कॉल ऑप्शन क्या होते हैं सर? हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन मतलब हमने आपको एक ऑप्शन दिया, आप राइट टू परचेज कर सकते हो, राइट टू बाय। अब आप हमसे मैंने आपको बोला कि कॉल ऑप्शन दे रहा हूं 15 रुपए में, मतलब आपके पास अधिकार है कि आप मुझसे शेयर परचेज कर सकते हो 15 रुपीज में। अब आप ये अपना ऑप्शन कब एक्सरसाइज करोगे? अगर मार्केट में शेयर की वैल्यू हायर चल रही होगी। मार्केट में शेयर की वैल्यू चल रही है 18 रुपए, मैंने आपको ऑप्शन दिया 15 रुपए में, तो ही तो आप एक्सरसाइज करोगे। अगर मार्केट में शेयर की वैल्यू चल रही है 12 रुपए, तो आप मार्केट से जाके खरीदोगे, मुझसे क्यों खरीदोगे? तो कॉल ऑप्शन में ये देखना पड़ता है कि इन द मनी ऑप्शन है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। इन द मनी ऑप्शन मतलब होल्डर के फेवर में ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मतलब होल्डर के फेवर में ऑप्शन नहीं है। अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है मतलब होल्डर के फेवर में नहीं है, मतलब वो मेरे पास आएगा नहीं, मतलब वो मेरे पास नहीं आएगा तो मुझे शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे, मतलब शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, डीईपीएस नहीं निकालेंगे अपन, इग्नोर। अगर इन द मनी ऑप्शन है मतलब शेयर होल्डर के फेवर में ये ऑप्शन है, मतलब वो मुझसे शेयर मांगने आएगा क्योंकि मार्केट में प्राइस ज्यादा चल रहा है। मार्केट में प्राइस चल रहा है 18 रुपए का, मैंने उसको ऑप्शन दिया है 10,000 शेयर परचेज करने का 15 रुपए में। 10,000 शेयर परचेज करने का ऑप्शन मैंने उसको दिया है 15 रुपए में, मतलब मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? 1.5 लाख रुपए, जबकि मार्केट में प्राइस चल रहा है 18 रुपए का। तो टेक्निकली शेयर मुझे सिर्फ उसको 8,333 देना चाहिए, जबकि मैं उसको 10,000 दे रहा हूं। तो इसका मतलब जो मैं 1667 शेयर्स दे रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, वो मैं फ्री में दे रहा हूं, और वो दे नहीं रहा हूं, दूंगा, मतलब ये पोटेंशियल है। ये डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं फ्यूचर में 10,000 शेयर इशू करूंगा कि नहीं करूंगा, वो डिपेंड करता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में। अगर आउट ऑफ द मनी है तो मैं मतलब इशू ही नहीं करूंगा, तो बात ही खत्म। इन द मनी है मतलब शेयर होल्डर के फेवर में बात, ऑप्शन होल्डर के फेवर में बात चल रही है, मतलब मैं उसको फ्यूचर में 10,000 शेयर इशू करूंगा। अगर करूंगा तो कितने ऐसे शेयर हैं उसमें से जो कि कहीं ना कहीं मैं फ्री के भाव में दे रहा हूं, क्योंकि मैं पैसे उससे कम चार्ज कर रहा हूं। 8,333 शेयर्स के बदले तो मैं पूरे चार्ज कर रहा हूं टेक्निकली, तो मैं उसको फ्री के भाव सिर्फ 1667 शेयर दे रहा हूं। तो वो शेयर ऐसे हैं जो कि आगे चल के मेरी अर्निंग नहीं बढ़ाएंगे, मतलब वो हो गए डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो मैं 1667 को कंसीडर करूंगा डीईपीएस की वर्किंग में। एक्सरसाइज प्राइस इज लोअर देन मार्केट प्राइस, क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑप्शंस माइनस नॉन डाइल्यूटिव पोर्शन निकालेंगे और नॉन डाइल्यूटिव पोर्शन को कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कंसीडर डाइल्यूटिव पोर्शन फॉर DEPS वर्किंग। ठीक है, ये था आपका कॉल ऑप्शन इशूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स। कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स
मतलब फ्यूचर में अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो गई, अगर मैंने सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स, मैंने सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स या सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज तो नहीं, मैंने सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, अगर उसका टर्नओवर 200% हो गया 2 साल के अंदर अंदर, तो हम सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा शेयर इशू करेंगे, कॉन्टिजेंटली इशूएबल शेयर्स, टू बी इंक्लूडेड इन द वर्किंग ऑफ DEPS इफ नॉट येट इशूड बट कंडीशन सेटिस्फाइड ऑन बैलेंस शीट डेट। अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या कॉन्टिजेंटली इशूएबल शेयर इशू हो चुके हैं? इफ येस, तो वो तो बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में ही आ गए, DEPS की तो बात ही नहीं है फिर तो। जब वो बेसिक में ही आ गया तो DEPS में तो वैसे भी आ गया होगा, ठीक है। अभी तक इशू नहीं हुआ, पर बैलेंस शीट डेट पर चेक करेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है कि नहीं। फुलफिल हो चुकी है तो हम उसको DEPS की वर्किंग में लेंगे। बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई है तो वो DEPS की वर्किंग में भी नहीं आएगा। सो दिस वाज योर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आई होप आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इंड AS 33 समझ में आया होगा। इसकी जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल प्लस इंस्टीट्यूट का RTP MTP ही कर दोगे ज़्यादा बहुत अच्छा है, सिर्फ मॉड्यूल भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम ये वाला सेशन भी कंप्लीट कर लिया, इंड AS 33 भी हो गया। अगले सेशन में हम मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।